हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 16 मई 2024 के 3 प्रमुख समाचारों को देखते हैं। ठीक है, आज प्रश्न इस पे नहीं रखे हैं, प्रश्न पीडीएफ में मिलेगा, हमारे वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं और इसके नीचे जो पीडीएफ रहता है वहाँ भी मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा काम आपको बढ़ा दिया हूँ। ठीक है, पहला समाचार है कि न्यूज़ क्लिक एक वेबसाइट है, न्यूज़ पोर्टल है, उसके मालिक परवीर पुरकायस्थ को, जिनको यूपा के तहत दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उनको सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को जो है अवैध बताते हुए रिहाई का आदेश दिया है। ठीक है, इसको समझेंगे कि किस आधार पे अवैध बताया है, क्या कारण है, क्यों है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। गंभीर प्रश्न है थोड़ा सा। दूसरा जो मुद्दा है वह है कि एक डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक, डिजिटल कॉम्पिटिटिव बिल का ड्राफ्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स या कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जो देखा जा रहा है वो जारी किया गया था। कल 15 मई को उस पर अपनी राय देने का आखिरी समय था। इसमें ये जो बिल है वो यूरोपीय संघ द्वारा इसी तरह का एक डिजिटल मैनेजमेंट एक्ट आया था, उसी के आधार पे ये है। और उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी डिजिटल कंपनियां जैसे मेटा है, गूगल है या एप्पल है या इस तरह की और कंपनियां जो प्रतिस्पर्धा को रोकने का काम करती हैं, उनको लेकर इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसको हम इसके डिटेल में कि इस बिल के अभी हालांकि ड्राफ्ट है, अभी बिल भी नहीं है, लेकिन उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या प्रावधान है, क्योंकि चलेगी ये इसी दिशा में। जो ड्राफ्ट रहता है लगभग कमोवेश रूप से उधर ही दिशा में बिल और अधिनियम भी जाता है। तीसरा जो न्यूज़ है वो ये है कि CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत 14 लोगों को पहले 14 लोगों के सेट को जो है कल नागरिकता दे दी गई है भारत की। किसके द्वारा दी गई है? भारत सरकार के जो गृह सचिव हैं उन्होंने 14 लोगों को जो है प्रमाण पत्र किया है और भी 300 लोग लाइन में हैं और उन्हें दी जाएगी। ठीक है, तो हम इसको भी समझेंगे कि CAA क्या है, क्यों लाया गया है या इसके प्रावधान क्या थे और इसको लेकर क्या कुछ चुनौतियां रही हैं या समस्याएं रही हैं। क्योंकि थोड़ा सा बता दें तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दायर है, तो उनको भी समझेंगे कि किस आधारों पर याचिका की गई है। चलिए पहले देखते हैं। ये हैं परवीर पुरकायस्थ, ये न्यूज़ क्लिक एक वेब पोर्टल है और इन पे आरोप है। ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि एक न्यूयॉर्क टाइम, एक बहुत ही प्रतिष्ठित समाचार पत्र है अमेरिका की, उसने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी कि एक चाइनीज़ एफिलेटेड एक व्यक्ति हैं प्रबल राय सिंघम, जो सिंघम से ये न लगे कि वो यहाँ के हैं, वो श्रीलंका के रहने वाले हैं और वो न्यूज़ क्लिक के जरिए न्यूज़ क्लिक को पैसा देते हैं और इसके जरिए चीन का प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, ऐसा इनके ऊपर आरोप है न्यूज़ क्लिक के ऊपर। ठीक है, और इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने UAPA के तहत अगस्त में इन पर FIR दर्ज किया, हालांकि वो धाराएं नहीं बताई, और 3 अक्टूबर को शाम को इनकी गिरफ्तारी की गई थी। ठीक है, अभी ये जेल में थे और इनके बेल को लेकर याचिका दायर की गई थी जो है इनके अधिवक्ता द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट में, और उस मामले में जो है इन्हें कहा गया है कि इनकी जो गिरफ्तारी की गई है वो प्रक्रियागत कमी के कारण है, जिसके कारण ये गिरफ्तारी अवैध है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि क्यों ये बात कही गई है, क्या मामला बात कही गई है, और भी चीज़ों को इसमें जो भी महत्वपूर्ण पहलू होंगे उनको समझेंगे। देखिए, ये भी मामला एक तरह से मैं पहले बता दूं कि ये देखा जाए कि अलग अलग विचारधारा के लोग अलग अलग सोच सकते हैं, क्योंकि इनको जब गिरफ्तार किया गया था कुछ वामपंथी विचारक लोग जो है इनको आज़ादी पर हमला और इस तरह की बात कर रहे थे, और कुछ और लोग कह रहे थे कि ये कहीं ना कहीं चीन के पैसा लेकर अगर भारत में चीन का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं तो ये देश विरोधी हैं। ये 2 विचारधाराएं हैं, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि क्या पहलू है, किस आधार पे, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के आधार पे एपेक्स कोर्ट ने या सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला सुनाया है और उसके क्या मंतव्य या निहितार्थ हमें दिखने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। परिचय। सुप्रीम कोर्ट को ने 15 मई को न्यूज़ क्लिक के संस्थापक परवीर पुरकायस्थ, ये 72 साल के हैं, इनको जो गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत जो इन्हें गिरफ्तार किया गया था, उनकी विभिन्न धाराएं लगी हैं, बहुत सारी धाराएं लगी हैं, IPC की भी धारा लगी है, तो इतनी धाराओं के साथ इनको गिरफ्तार किया गया था।
यह देखने के बाद कि दिल्ली पुलिस द्वारा इनको गिरफ्तार करने में कई सारी प्रक्रिया है, यानी उचित और सम्यक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। उचित और सम्यक प्रक्रिया, ध्यान रखिएगा, उचित एंड सम्यक प्रक्रिया यानी राइट एंड ड्यू प्रोसेस का पालन नहीं करने के कारण इन्हें इनकी गिरफ्तारी को और इनके द्वारा जो इनका रिमांड है दोनों को अवैध करा दिया गया। जब गिरफ्तारी भी अवैध हो गई और रिमांड भी अवैध हो गया तो ऐसे व्यक्ति को आप निरुद्ध नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कहा भी गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता को केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही किया जा सकता है। तो ऐसे में कोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया। आइए देखते हैं मामला क्या है। देखिए, गवई जी ने कहा, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ थी, 2 लोगों की पीठ थी। उन्होंने कहा कि न तो पुरकायस्थ और न ही उनके नामित वकील, यानी जिसको पुरकायस्थ ने अपना वकील बनाया है, इन दोनों में से किसी को भी लिखित रूप से उनकी गिरफ्तारी का आधार नहीं प्रदान किया गया है। पहला कारण है कि इन दोनों में से किसी को किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है ये नहीं बताया गया है, और यह वह एक चीज है, वह प्रक्रिया है जो सैक्रोसेंट है या पवित्र या अनुल्लंघनीय है, यानी इसका किसी भी परिस्थिति में उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। ऐसी ये पवित्र प्रक्रिया है जिसका पालन इनकी गिरफ्तारी के दौरान नहीं किया गया है। ऐसे में ये गिरफ्तारी क्या हो जाएगी? अनुल्लंघनीय हो जाएगी। और देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इस बात पर जोर देता है कि उचित प्रक्रिया और सम्यक प्रक्रिया मनमानी गिरफ्तारी कार्रवाइयों पर राज्य के द्वारा जो मनमानी कार्रवाई की जाती है उसके खिलाफ एक सुरक्षा कवच है। यहां तक कि नॉर्मल एक्ट में नहीं, ऊपा के तहत, जिसमें यानी हमारे यहाँ आतंकवाद को रोकने के लिए देखा जाए तो ऊपा ही एकमात्र एक्ट है, उसके तहत निरुद्ध व्यक्ति को भी ये रक्षोपाय मिला हुआ है उचित और सम्यक प्रक्रिया का पालन करने का। क्योंकि ऊपा के तहत या PMLA के तहत मामला बदल जाता है। सामान्य तौर पे मामला ये होता है कि कोई किसी भी एक्ट, IPC या अन्य किसी धारा में और सामान्य कानून के तहत अगर कोई उल्लंघन करता है, यहाँ तक कि मौत का 302, 307 के मामले में भी, तो ये प्रूव करने की जिम्मेदारी राज्य या प्रवर्तन संस्थाओं की है। लेकिन अगर ऊपा के तहत हो जाएगा या PMLA के तहत हो जाएगा तो ये प्रूफ करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की खुद है जो निरुद्ध है। और जहां सामान्य मामलों में बेल इज लॉ, जेल इज एक्सेप्शन, वहां UAPA या PMLA में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जेल इज लॉ, बेल इज एक्सेप्शन। ये उस मामले में भी यह उचित प्रक्रिया और सम्यक प्रक्रिया का आपको पालन करना पड़ेगा। क्या है, जरा सा इसको अगर इथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, अभी नीचे जाएंगे, जरा इथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे। जैसे कोई काम ये कहा जाता है कि सही प्रक्रिया से करके, यानी गांधी जी कहते हैं कि साधन और साध्य दोनों, मीन्स और एंड दोनों सही होना चाहिए। हो सकता है अभी उस मेरिट पे तो कोर्ट गया ही नहीं है कि इन्होंने गलत किया है या नहीं किया है, उसको सुना ही नहीं है। हालांकि हाई कोर्ट ने नीचे सुन लिया था, लेकिन इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अभी एंड या ये किस लिए आपने गिरफ्तार किया, सही किया, गलत, वो तो हम जाएंगे नहीं। हम यहाँ ये देख रहे हैं कि जो माध्यम आपने गिरफ्तार करने के लिए प्रयोग किया है उसमें जो प्रक्रिया है उसका पालन किया है कि नहीं किया है। आप जैसे आपकी कॉपी आई है आप हमारे सामने, तो हम ये देखें कि भाई ये पास है, फेल है, ये हम देखेंगे ही नहीं। पहले ये देखेंगे कि कॉपी सही प्रक्रिया के तहत आई है कि नहीं, जिस चैनल के थ्रू आना चाहिए, यानी घर पे तो लिख के नहीं भेज दिया है या क्या किया। वही चीज़ है कि पहले कोर्ट, जो पुलिस ने जो प्रक्रिया अपनाई है गिरफ्तारी की, क्या वो प्रक्रिया सही है जिस प्रक्रिया के तहत अपनाया गया है। यानी एंड मीन पे ध्यान दिया जा रहा है कि साधन भी पहले चेक करो, उचित उद्देश्य उचित साधन के साथ प्राप्त किया जाता है, तभी सही माने में वो वाकई में नैतिक दृष्टि से देखा जाता है। अब इसमें अलग अलग है कि हम भाई साधन कुछ भी हो जाए, साध्य पवित्र होना चाहिए, लेकिन गांधी जी का विचारधारा ये कहता था कि साध्य और साधन दोनों पवित्र रहेंगे तभी सही जो है रिजल्ट आएगा। जबकि मार्क्स की विचारधारा साधन पे बल देती। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, रास्ता कोई भी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ संवैधानिक पहलू में भी ये देखा गया है कि उचित और सम्यक प्रक्रिया का पालन करना ही होगा। थोड़ा सा आइए इसमें डिटेल में देखते हैं कि
क्या मामला इसमें आया है कि गिरफ्तारी में कौन कौन सी गंभीर प्रक्रियागत कमियां की गई थी। देखिए, इनको पुरकायस्थ को 3 अक्टूबर 2023 को शाम को गिरफ्तार किया गया था। थोड़ा बताएंगे क्योंकि इसी से आपको कॉन्स्टिट्यूशनल और कानूनी पहलू भी समझ में आ जाएगा। इन्हें शाम को गिरफ्तार किया गया था और इन पर एफआईआर 17 अगस्त 2023 को ही दिल्ली पुलिस ने यूपा 1967 और आईपीसी 1860 के तक के विभिन्न गंभीर धाराओं में कर दिया। 120 बी और कह सकते हो कि देशद्रोह, आतंकवाद का धन फंडियन, आतंकवाद, शत्रु के देशों के साथ संबंध, अपने देश के साथ देशद्रोह, ये सारी गंभीर धाराओं में इन पे एफआईआर दर्ज किया था। लेकिन ये बाद में पता चला, एफआईआर दर्ज कर दिया और उसमें पब्लिक फोरम में वो नहीं आया कि एफआईआर दर्ज है, और न ही इन्हें जब इनकी गिरफ्तारी करने आई थी पुलिस 3 अक्टूबर शाम को 5:45 पे, तब भी इन्हें लिखित रूप से ये नहीं बताया गया और न ही इन्हें इनके वकील से संपर्क करने दिया गया, नामित वकील। और जब सुबह सुबह 4 अक्टूबर को सुबह देखिए 4 अक्टूबर को सुबह जब पुरकायस्थ को एक मजिस्ट्रेट के पास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ले जाया गया, तो उस समय तक भी इनके नामित या इनके पसंद का विधि व्यक्ता वहां पे नहीं था। एक लीगल एड वाला व्यक्ति इनको दिया गया था ताकि ये न रहे कि इनकी बात सुनी नहीं गई है, यानी उनके पसंद का वकील नहीं था। उन्हें ये नहीं बताया गया था कि न उन्हें न उनके पसंद के वकील को कि उन पे क्या आरोप है। उनके वकील को सुबह 7:07 पर ये बता रहे हैं मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज से कि इन पर ये आरोप है, जब तक कि जज ने इन्हें 7 दिन का रिमांड लगा दिया। यानी क्या क्या हुआ, गिरफ्तार किए गए, उनको गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया गया, उन्हें उनके पसंद का वकील नहीं दिया गया और न उन्हें न उनके वकील को ये चीजें जानने का अधिकार है। और इसके तहत देखा जाए तो गंभीर प्रक्रियागत जो है त्रुटियां दिल्ली पुलिस ने कर डाली। पहला कर डाला संविधान का एक उल्लंघन, संविधान की एक बहुत महत्वपूर्ण धारा आर्टिकल 22(1) का उल्लंघन। दूसरा कर दिया, जिस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है उसी एक्ट की धाराओं का उल्लंघन इसने कर दिया, यानी संविधान का भी उल्लंघन किया। और जिस एक्ट के तहत गंभीर, अगर देखा जाए कि आतंकवाद को रोकने के लिए सबसे गंभीर एक्ट हमारे पास ऊपा है, उसमें ही जो दी गए प्रावधान है उसका भी इसने उल्लंघन कर दिया। जैसे देखिए संविधान का क्या कहता है, संविधान का अनुच्छेद 22(1) वो कहता है कि ये संवैधानिक सुरक्षा करता है किसको, यह निर्देश देता है कि गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को उनकी गिरफ्तारी के आधार के बारे में तुरंत सूचित किए बिना हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। यानी हमारा संविधान कहता है, उसका मौलिक अधिकार का पार्ट कहता है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो तुरंत सूचित करो, उसको बताओ कि उसका किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है, इसके बगैर उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यानी अगर बिना बताए गिरफ्तार कर लिए तो वो गिरफ्तारी अवैध है। ये ध्यान रखिएगा, इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। और किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी पसंद के कानूनी, उसकी पसंद के, ध्यान रखिएगा, उसकी पसंद के कानूनी व्यवसायी से परामर्श करने, बचाव करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 22(a) के 2 प्रमुख प्रक्रियागत त्रुटियों को दिल्ली पुलिस ने अंजाम दे दिया था अपने इस गिरफ्तारी के दौरान। और जो कानूनी देखते हैं तो देखिए इसी तरह का मामला पीएमएलए में भी आया था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी इसी तरह की सख्त प्रावधान है। उसमें भी जो है जमानत नहीं मिलती है, उसके दोषी, उस पे आरोपी को खुद ही साबित करना पड़ता है कि वो निर्दोष है। उसमें भी ये प्रावधान है, उसका धारा 19 कहता है कि ईडी अगर किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाती है तो पहले जो गिरफ्तारी का कारण है वह लिखित में होना चाहिए, मौखिक नहीं, लिखित में होना चाहिए। और जिसे गिरफ्तार कर रही है उसे ये अविलंब बताना चाहिए। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कोई मामला है, जल्द का मामला है, उसमें यहाँ इसमें भी चर्चा हुआ था। उसमें कहा था कि अगर पीएमएलए के तहत आपने लिखित रूप से सूचना नहीं दी है गिरफ्तारी के समय तो ये भी गलत है। और उसको उसी एक्ट को यहाँ भी लागू किया गया है। हालांकि जो बचाव पक्ष के वकील, सरकारी वकील कहते हैं कि नहीं वो मामला अलग है, यहाँ पे मामला अलग है। ये बात जब दिल्ली हाई कोर्ट में गई थी तो यही पक्ष वहाँ पे काम कर गया और हमारे सॉलिसिटर जनरल ने वहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा और ये सारा हवाला दिया। और उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट का मामला पीएमएलए के लिए है, ऊपा के लिए नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस
कोर्ट जजमेंट में कहा गया कि नहीं, ये पीएमएलए और ऊपा दोनों के लिए है, क्योंकि देखिए ऊपा में भी है एक धारा 43 और 43 भी है, ये कहती है कि किसी भी आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तारी का आधार बताना जरूरी है। तो सुप्रीम, पहले तो ये नहीं भी रहता तो जो संविधान का अनुच्छेद 22(1) है वो कैटेगोरिकली कहता है कि आप उसको गिरफ्तार करोगे तो उसको बताओगे। ऐसा नहीं होगा कि आप उसे ना बताओ और उसके पसंद का विधिवेत्ता, यानी किसी, ये नेचुरल जस्टिस कहता है ना कि अगर आप पे कोई आरोप लग रहा है, आपके कोई विरुद्ध आपके अधिकार छीने जा रहे हैं, तो आपको पर्याप्त सुरक्षा उपाय मिले ताकि मनमानी कार्यों से बचा जा सके। ठीक है, अब आगे क्या होगा? उनको तो छूट मिल गई, तो जब ये छूट दिया जा रहा था, फैसला हो गया था, तो जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे, कोई राजू करके हैं, नाम मुझे नहीं आ रहा है, उन्होंने दिल्ली पुलिस के तरफ से उन्होंने कोर्ट से कहा कि सर, जो लॉर्ड मतलब जज साहब से कहा कि अगर अब दिल्ली पुलिस पर जो ये आपका रोक है, अलग गिरफ्तारी पर रोक है, या सही तरीके से दिल्ली पुलिस गिरफ्तारी कर सकती है, सही प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस को अपना के कर सकती है, तो जस्टिस ने कहा कि आप देखिए, हमने इस बारे में कुछ नहीं कहा है, यानी कि आपकी गिरफ्तारी जो आपने कहा है, जो इन पे आरोप लगा है ऊपा का, उसके बारे में हमने कुछ नहीं कहा है। कानून के तहत आपको जो भी अनुमति है आप वह कर सकते हैं, यानी दिल्ली पुलिस उन्हीं धाराओं में प्रॉपर प्रक्रिया का पालन करते हुए उन्हें कारण बता के, उनके वकील को बता के फिर से उनको गिरफ्तार कर सकती है। यानी जो प्रक्रिया गलत हुआ है उसको लेकर उन्हें जमानत दे दी, उन्हें जमानत नहीं बल्कि उन्हें रिहा कर दिया गया है, जमानत भी नहीं दी गई है, रिहा कर दिया गया है। लेकिन पुलिस सही प्रक्रिया का पालन करते हुए जो आर्टिकल 22(1) में है और जो पीएमएलए के 43(a)(b) में है, इसका पालन करते हुए इन्हें पुनः गिरफ्तार कर सकती है और पुनः वो प्रोसेस चल सकता है। ठीक है, तो ये मामला सिर्फ प्रक्रियागत के आधार पे है कि प्रक्रियागत कमियों के लिए है। हालांकि इसको लेकर इनके समर्थक या कहेंगे कि देखो जो है आज़ादी, बिल्कुल आज़ादी ही है, लेकिन उस आज़ादी की नहीं बात करेंगे जिस आज़ादी के लिए ये दोषी हैं, यानी पैसा लेके लिखने पर जो इनके आरोप है उसमें कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा है। हाँ, एक हमें जो व्यक्तिगत और दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 22(1) के तहत मिली है उसका ये उल्लंघन करते हैं। अब यहाँ हम देखने की कोशिश करते हैं कि आर्टिकल 22 क्या है और क्या इस पे कोई रोक, जैसे जो ये कहा जाता है ना कि विधिवेत्ता को नहीं बताना, विधिवेत्ता को बताना है, उन्हें कारण बताना है, ये कुछ कारणों में क्या इस पे रोक भी है, यानी इसको नहीं भी बताया गया होता, किन मामलों में ये जो प्रक्रिया नहीं पालन की जा सकती है तो भी कोई गलत नहीं है, तो वो भी हमारे संविधान में कहा गया है। हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों में जो प्रावधान हैं, जो रक्षा मिले हैं, और उसके साथ किंतु परंतु, यानी जो उसके साथ सब क्लाज हैं या बताए गए हैं कि किन किन आधारों पे ये मौलिक अधिकार रोके जा सकते हैं, वो भी वर्णित है। ठीक है, तो देखिए पहले कहता क्या है भारत का संविधान का अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और हिरासत के संबंध में कुछ सुरक्षा उपाय प्रदान करता है। इसका उद्देश्य उन व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना है जिन्हें अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है। ठीक है, अगर हम इसके संवैधानिक प्रावधान देखें तो इसमें आर्टिकल अभी एक देखे ही गए थे कि 22(1) कि किसी गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को ऐसे गिरफ्तारी के आधार के बारे में यथाशीघ्र सूचित किया जाएगा और उसको उसके पसंद के विधिवेत्ता से परामर्श लेने और बचाव करने का अधिकार होगा। ये एक है। दूसरा है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के प्रत्येक व्यक्ति को, जैसे इसी में 1 और 2 है, गिरफ्तार, ये 2 प्रावधान 22(2) यानी 22 का 2, गिरफ्तार किए गए और हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट तक अदालत की यात्रा का समय छोड़ के 24 घंटे के अंदर उपस्थित करना है। इसके बाद मजिस्ट्रेट ही उसे गिरफ्तारी के लिए आगे भेज सकता है, प्राइमरी फेसिया देख के कि हाँ सही है या गलत है। तो ये वाला तो फॉलो किया गया था, लेकिन जो पहला है उसी को ही फॉलो नहीं किया गया, न उनको गिरफ्तारी का कारण बताया गया था और न ही उन्हें उनके पसंद का विधिवेत्ता दिया गया था। ठीक है, ये चीज़ें जो है खंड देखें, अगर देखें आर्टिकल, इसी का आर्टिकल 22 का खंड 3 कहता है कि 1 और 2 की कोई भी बात किन पे लागू नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति जो कुछ समय के लिए किसी शत्रु देश का नागरिक रहा हो और दूसरा किसी भी व्यक्ति को निवारक निरोध के रूप में अगर आरुद्ध किया जाता है
तो उसे फिर ये रक्षोपाय 22(1) का या 2 का नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। आइए चलते देखते हैं अगला, डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक का मसौदा। ये सब कुछ डिजिटल जियांट हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, ये क्या है, मेटा है, एप्पल है, अमेजन है, गूगल है, अल्फ़ाबेट जिसे कहते हैं। इन सब को लेकर इनके बारे में एक बड़ी आम धारणा है। ये वैसे देखा जाए कि इनके टर्नओवर और इनका अगर नेटवर्थ देखा जाए तो कई सारे देशों से इनका नेटवर्थ ज़्यादा है, कई सारे देशों के जीडीपी से इनका आय सालाना जो है ज़्यादा हो जाती है, रेवेन्यू ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में इनका पूरे विश्व में एक तरह से कह सकते हो कि ये 5-6 जो डिजिटल कंपनियां हैं इनकी बादशाहत है। जब आप एक बहुत बड़ी संस्था हो जाते हैं तो आप में शुरुआत में भले ही आप उसको कहें कि हमें वो चाहिए, प्रतिस्पर्धा चाहिए, वो चाहिए, लेकिन जब बहुत बड़े हो जाते हैं तो आप चाहते हैं कि मार्केट में और लोग न आए, यानी आपके बादशाहत को कोई चुनौती न दे। ऐसी प्रक्रियाएं इनके द्वारा की जाती रही है और इसको लेकर कई सारे मामले आए हैं। कई मामले तो भारत में बहुत उठे हैं। यूरोपीय संघ ने भी बहुत बार ऐसा किया है, उसने तो कानून भी बना दिया है और इसमें गूगल, एप्पल, इन सब को लेकर या अमेजन को लेकर कई सारे केस अब अमेरिका के ही कोर्ट में पिछले साल चल रहे हैं, यानी उनके पेरेंट देश में ही अब इनको लेकर जो है इस तरह के प्रतिस्पर्धा को, इनके जो एंटी कम्पिटिटिवनेस है या एंटी ट्रस्ट अमेरिका में बोला जाता है, उनको लेकर कई सारे अमेरिका के राज्यों द्वारा मिल के केस किया गया है, खासतौर से गूगल पे। ठीक है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम समझेंगे कि डिजिटल प्रतिस्पर्धा एक विधेयक का एक मसौदा ड्राफ्ट कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा जो है रखा गया था। कल उसका डेट, उस पर लोग अपनी ड्राफ्ट रखा जाता है कि लोग अपनी अपनी राय रख सके, ऑनलाइन रखा जाता है। कल उसका डेट समाप्त हो गया है। तो आइए ज़रा हम लोग देखते हैं कि आगे जो भी विधेयक बनेगा क्या होगा, लेकिन हम लोग समझते हैं कि क्या मामला है, क्यों लाया गया है और उसमें ड्राफ्ट में क्या क्या प्रमुख प्रावधान थे, उसकी क्या कुछ आलोचनाएं की गई हैं और आगे का क्या रास्ता होगा, जैसे हम विश्लेषण के क्रम में समझते हैं। तो देखिए, हमने जो है ये लाया था वो यूरोपीय नियामक कानून से सीख लेते हुए लाया था और एक नया डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून हमने लाया था जो गूगल, फेसबुक और अमेजन जैसी तकनीकी दिग्गजों को अपनी सेवाओं को स्ववरीयता, ये अपने ही सर्विसेज को वरीयता देती हैं किसी और को लेकर, और समूह की किसी अन्य कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए एक कंपनी से एकत्र किए गए डेटा का उपयोग करने से रोक सकता है। अभी डिटेल में जाएंगे तो बताएंगे, थोड़ा सा ये मामला है। और यह मसौदा कानून, जिससे डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक 2024 कहा जाता है, डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक 2024, इसकी कुछ खास बात है। जैसे अभी तक जो हमारे यहाँ प्रतिस्पर्धा कानून है या भारतीय प्रतिस्पर्धा एक्ट का अधिनियम 2002 है, वह कोई बाजार में कोई प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए काम होता है, उसके बाद वह नियामक के रूप में आता है। जबकि इस कानून के तहत तो उसको पहले से अनुमानित करके ही ऐसा ढांचा बनाना है, नियामक ढांचा, जो किसी आने वाली अब्यूज या शिकायत को पहले से ही जान के उसको रोकने के लिए कदम उठाए, यानी कि कोई काम हो उसके पहले ही उसे रोका जा सके। साथ ही यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनको ऐसे कामों को रोकने के लिए बहुत बड़ा फाइन लगाने की बात किया जा रहा है, जिसको लेकर जो है इनको थोड़ा सा बुरा भी लगेगा। किसी को भी आप जो है रेगुलेट करने की काम करेंगे, जैसे जिनको आदत हो गई है ना कि हम तो बहुत बड़े माई बाप हैं, कई सारे देशों से बड़े हैं, जो मर्जी कर लेते थे, लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं कि यूरोपीय संघ जिसके आधार पे ये लाया गया है, उसने यूरोपीय संघ का डिजिटल मार्केट एक्ट क्या है। ठीक है, तो ये इसमें देखिए, ये डिजिटल मार्केट एक्ट इस साल की शुरुआत में ही पूरी तरह से लागू हो गया है और ये अल्फ़ाबेट, अमेजन और एप्पल जैसी बड़ी तकनीकी कंपनियों को अपनी सेवाओं को खोलने, यानी ओपन करो, यानी जो सेवाएं दे रहे हो वो सिर्फ आप ही तक नहीं हो, और लोगों को भी मिले आपके प्लेटफॉर्म पे, और प्रतिद्वंदियों की कीमत पर अपना पक्ष नहीं रखने की बात करता है। और ये कानून क्यों लाया गया था? क्योंकि इन कंपनियों द्वारा प्रतिद्वंदिता को रोकने के लिए कई सारे केस, गूगल में $8 अरब से लेके कितना अरब डॉलर का
काफ़ी कुछ यूरोपीय संघ ने सख्त नियम दे रखा है। कोर्ट ने वहाँ के कोस्ट जो है इन पर क्या रख रखा है, निर्णय दे रखा है। भारत में भी सीसीआई ने दिया है, एनक्लेट ने दिया है, गूगल पे 1337 या 1327 कुछ भी करोड़ रुपए का इन पे फाइन लग चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसको आगे और देखते हैं कि हमारे यहाँ जो प्रतिस्पर्धा विधेयक का मसौदा है उसमें मेन बात क्या है। मेन बात है पूर्वानुमानात्मक विनिमय ढांचा। हमारे यहाँ रेगुलेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर या रेगुलेशन फ्रेमवर्क ऐसा होना चाहिए जो आगे भविष्य में कोई गड़बड़ व्यापार में कोई डिस्टरबेंस होना है, डिजिटल व्यापार में कोई डिस्टरबेंस होना है, उसको पहले से अनुमान कर ले। क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि जो वैश्विक स्तर पर डिजिटल बाजार है ना, वो बड़े जटिल दुनिया है और बहुत तेजी से फैल रही है। ऐसे में इसके और आगे क्या क्या संभावना आएगी उसको रोकने के लिए जरूरी है कि हम कुछ गलत हो उसके बाद हम प्रयास करें, उसको पहले हमें हमारे पास ऐसा ढांचा होना चाहिए कि हम कंपनियों को कोई भी गलत काम करने से पहले ही रोक सके, ताकि उनके द्वारा इस तरह के कार्य नहीं किया जा सके। अभी जो हमारे पास प्रतिस्पर्धा ढांचा है, कानून है, वो है भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002, जिसमें एक कोई चीज होने के बाद वो अपनी नियामकी शक्तियां जो है, हमारा सीसीआई प्रतिस्पर्धा कमीशन ऑफ इंडिया चलता है। जैसे गूगल के मामले में गूगल ने पहले व्यापार को प्रभावित कर दिया था, उसके बाद उस पर कार्रवाई चल रही है। अब वहां जा रहा है, एनक्लेट जा रहा है, और जितना नुकसान होना था उतना तो हो चुका और जितना उसको लाभ कमाना था तो कमा चुका। ऐसे में उसकी सबसे बड़ी आलोचना की जा रही थी और इसको लेकर जो इसमें लाया गया है कि पहले से अनुमान लगा लो, यह इस विधेयक का जो प्रस्ताव है उसमें सबसे बेहतर ये व्यवस्था है। पहले से ही अनुमान लगा के हमें ऐसा नियामकीय ढांचा तैयार करना है जो डिजिटल क्षेत्र में व्यापार प्रतिस्पर्धा को न रोक सके। ठीक, दूसरा है व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण डिजिटल उद्यम की अवधारणा, सिस्टमेटिक सिग्निफिकेंट डिजिटल इंटरप्राइजेस। वहाँ पे यूरोपीय आयोग में बड़े कुछ निगमों की बात की गई, उसी तरह की बात यहाँ भी की गई है कि SSDE होना चाहिए, यानी सिस्टमेटिक, यानी उसको हिंदी में कहा गया है व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण डिजिटल उद्यम। यानी कि कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है, कोई सर्च इंजन हो सकता है, कोई और भी चीज़ें हो सकती हैं जो डिजिटल सेवा प्रदाता, उनको मुख्य डिजिटल सेवा प्रदाता के रूप में या सिस्टमेटिक डिजिटल एंटरप्राइजेस SSDE के रूप में नामित करेगा कौन? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। कुछ प्रावधान है, जैसे कि उसमें यह हो सकता है कि मात्रात्मक हो, गुणात्मक मानदंड हो, टर्नओवर हो, उपयोगिता बेस हो, बाजार प्रभाव हो, इन सब के आधार पे कुछ पहले से तय है, उसमें भी है। हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो फाइनल ड्राफ्ट में बदल सकता है या, लेकिन ये है कि हमें एक कुछ ऐसी कंपनियां, जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये सब उसमें जरूर आ जाएंगी। इनके लिए सख्त नियम है कि अगर ये कुछ उल्लंघन कर देती हैं, यानी सिस्टमेटिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल इंटरप्राइजेस, कुछ जो छोटे हैं उनके लिए नहीं, लेकिन अगर ये जिनको SSDE की मान्यता मिल गई, अगर उन्होंने अपने को वरीयता दिया या कुछ ऐसा किया जो प्रतिस्पर्धा को रोकने वाला हो और किसी तीसरे थर्ड पार्टी को अपनी सेवाएं देने से रोकने का काम किया, जैसे गूगल क्या करता है, अपने जो उसकी गूगल का एक पूरा बॉक्स होता है, उसमें दूसरी कंपनियों को, दूसरे सर्च इंजन को आने ही नहीं देता है। इस तरह की चीज़ों को करने पर अगर इनको दोषी पाया गया तो इन पर जो प्रतिबंध लगेगा वो कितना लगेगा? कुल वैश्विक कारोबार का 10%। सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर में जितना आप कारोबार करोगे उसका 10% प्रतिबंध लगेगा। निश्चित रूप से ये इतना हैवी पेनाल्टी है कि ये लोग ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहेंगे जिससे व्यापार की प्रतिस्पर्धा को रोका जा सके। साथ ही में एक और व्यवस्था की गई है, वह है सहयोगी डिजिटल उद्यम। उसको बोलते हैं एसोसिएट डिजिटल इंटरप्राइजेस। जैसे अभी गूगल सर्च पे आपने कोई चीज सर्च किया, वो आप गूगल मैप पे जाएंगे तो वो मैप दिखाने लगता है, या गूगल मैप पे करेंगे तो गूगल सर्च इंजन पे दिखने लगता है, या यूट्यूब पे दिखने लगता है उसके ऐड। ये चीज़ें ये होती हैं कि होता क्या है, जैसे गूगल है, अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट की कई सारी कंपनियां हैं, तो एक कंपनी का कोई भी डेटा अगर इकट्ठा करता है, आप कोई सर्च करते हैं तो उनको डेटा मिल गया, उस डेटा के जरिए वो अपनी कंपनियों में इस्तेमाल करते हैं, अन्य कंपनियों में।
इस पर भी रोक लगाने का काम किया गया है। और इस जैसे एक कंपनी के एक से ज्यादा समूह हो तो उन्हें कहा जाएगा एसोसिएट डिजिटल इंटरप्राइजेस, और इनकी हैसियत वही SSDE की तरह ही होगी जो बड़ी कंपनियां हैं, और उन पर अगर ये भी व्यापार को या प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचाते हैं तो इन पे भी उसी तरह का हैवी पेनाल्टी लगेगा, जो अरबों डॉलर में भी हो सकता है। यहां सिर्फ भारत की ही नहीं है, दुनिया में जितना कमाओगे उसका 10% फाइन लगाया जाएगा। ठीक है, अब ये तो चलो प्रावधान रहा, इसकी आलोचना कौन करेगा? आलोचना ये कंपनियां करेंगी। इन कंपनियों के ऐसे लोग जो इनके ग्राहक हैं या जो अपनी सेवाएं इन्हें बेचना चाहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, लाखों करोड़ों की इनका टर्नओवर है, तो उसमें से पैसा कुछ हमारे विशेषज्ञों को दे देंगे जो उनके लिए लेख लिखेंगे, उनके लिए लॉबिंग करेंगे। तो ऐसे ही लोग इसका विरोध करने के लिए वहां पे क्या दिए हैं? विरोधी दिए हैं। ये क्या है उसको जरा देख लेते हैं। देखिए, पहला है कि पूर्व अनुमानित ढांचा अनुपालन बोझ को बढ़ाएगा। इनका कहना है कि अगर हम पहले से प्रीएम्प्टिव ढांचा अगर लगाते हैं तो इससे हमारा उसको लागू करने के लिए हम पे ज़्यादा प्रेशर बनेगा और हमारा पूरा ध्यान नवाचार से हटके उसी व्यवस्था को रोकने में होगा कि कहीं हमसे कोई ऐसा काम न हो जाए जो व्यापार प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचाता हो। इससे होगा क्या? इनका कहना है कि इससे अच्छा तो जो पहले से प्रतिस्पर्धा वाला चल रहा है उसी को और बेहतर बना दिया जाए, ताकि इस पे प्रतिस्पर्धा को, अब ये कैसे कहें कि प्रतिस्पर्धा को नहीं रोकना है, कि उसी को बेहतर बना दिया जाए। कुछ लोगों ने, जैसे इनसे जुड़े कुछ लोगों ने कहा कि जहां पे यूरोपीय आयोग ने यही पर प्रीएम्प्टिव वाला लाया है, वहां पे किसी सर्च इंजन पे अगर कोई चीज गूगल सर्च इंजन पे आप ढूंढने जाते हैं तो 4000% यानी 40 गुना, सीधे कह दो ना यार, 40 गुना ज्यादा समय लगता है किसी चीज को ढूंढने में। ऐसी बातें, ये सब चीजें इन लोगों ने कही है कि ये अनुपालन बोझ बढ़ा देगा, संभावित सुरक्षा प्रभाव हो जाएगा, क्योंकि अगर अब इसको हटा देंगे, जैसे एप्पल पे है, एप्पल के जो फोन है या जो उनका iOS सिस्टम से कोई चीज डाउनलोड करोगे, कोई चीज ऐप, तो वो उन्हीं के ऐप से ले सकते हो, कहीं और से नहीं ले सकते हो, थर्ड पार्टी ऐप। हालांकि गूगल एंड्रॉयड पे ये चीज़ें अवेलेबल है कि आप साइड ऐप भी आप डाउनलोड कर लोगे। अगर ये चीज़ें लागू हो गई तो एप्पल के पर आप कहीं और से भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें से इन कंपनियों का हवाला है कि इससे सुरक्षा चिंताएं बढ़ेंगी। ठीक है, अब आगे का रास्ता क्या होगा? यानी कहते हैं द वे फॉरवर्ड, हमें क्या है, डिजिटल प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उसके लिए जो कुछ भी करना होगा हमें करना चाहिए। जैसे अधिकारियों का मानना है कि बड़ी तकनीकी कंपनियां प्रतिस्पर्धी विरोधी प्रथाओं में संलग्न होने का इनका इतिहास रहा है, और इसे संबोधित करने के लिए एक पूर्व अनुमानित ढांचा बेहतर काम करेगा। क्योंकि अभी उदाहरण है, गूगल पर एंड्रॉयड इकोसिस्टम में प्रतिस्पर्धा विरोधी आचरण के लिए CCI द्वारा 1337 करोड़ की फाइन लगी है। इसी गूगल पे EU में यानी यूरोपीय संघ के कई सारे कोर्ट्स ने 8.117 या इस तरह से, यानी देखा जाए तो तकरीबन 70-80 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए का वहां पे क्या लगाया है, फाइन। और यहाँ यूरोपीय आयोग और भारत को तो छोड़ दो, अमेरिका में ही 50 राज्य हैं अमेरिका के, उसमें से 33 या 37, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है, सितंबर 2023 में उन्होंने एक एंटी ट्रस्ट एक क्लास सूट लाया है, यानी 33 या 37 राज्यों द्वारा मिलकर गूगल के खिलाफ, कि इसके यहाँ पे ये अपने यहाँ पे और दूसरे सर्च इंजन को प्रभावी नहीं देता, और एप्पल और मोजिला फायरफॉक्स को पैसा खिला के अपने यहाँ ही सारे ट्रैफिक को आकर्षित कर लेता है। तो इनका ये इतिहास रहा है, इनको रोकने की जरूरत है, ऐसा अधिकारी कहते हैं। साथ ही में कहते हैं कि अधिकारियों ने इस बात को भी चिंता दिखाई कि ये नवाचार की बढ़ावा की बात करते हैं, लेकिन देखा जाए तो पिछले एक दशक में जो भी नवाचार हुआ है डिजिटल क्षेत्र में, वो इन्हीं कुछ चुने गुने यानी 4-6-8 कंपनियों में हुए हैं, और जो सबके सब अमेरिका में आधारित हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास इनका जो व्यवहार है इतने बड़े हो गए हैं कि किसी और को प्रोडक्ट पता ही, इनके द्वारा लाया गया प्रोडक्ट अपने आप आगे निकल जाता है और किसी को लाभ मिलता ही नहीं है। इन सब कारणों से इस तरह के विधेयक की जरूरत है जो पूर्वानुमान करके बाजार में प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों को रोक लगा सके। ठीक है,
एज ए भारतीय हमें ये देखना होगा कि इससे हमें वो प्रतिस्पर्धा का काम क्या है, कंपनियां बेहतर रूप से काम कर सकें। क्यों? क्योंकि आम लोगों को फायदा हो सके। तो आम लोगों को फायदा होने के लिए जो भी जरूरी होगा वो व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है। और इनके जो आलोचना दिख रही है कि ज्यादातर उनके अपने हित की ही आलोचनाएं हैं। ठीक है। अगला देखते हैं, सीएए के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र का पहला सेट। देखिए ये गृह सचिव हैं भारत के, भल्ला जी हैं, ये आईबी के डायरेक्टर हैं और ये दिल्ली के निदेशक हैं, रजिस्ट्रार जनरल हैं और ये कोई महिला हैं, इनको प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। 14 लोगों को भल्ला जी द्वारा जो है, भारत के गृह सचिव द्वारा जो है प्रमाण पत्र का पहला सेट दिया गया है। किसके तहत? सीएए। सीएए क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है। इसको लेकर मार्च में 2024 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट रूल्स 2024 आया गया था। उसी के क्रियान्वयन को लेकर जो है इन्हें 2 महीने बाद लगभग ये दिया गया है। तो आइए जरा सा देख लेते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 की अधिसूचना के 2 महीने बाद केंद्र ने बुधवार 15 मई को उत्पीड़न के कारण पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भागकर भारत आए 14 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र का पहला सेट सौंपा। हालांकि इसमें अनुमान है कि ज्यादातर पाकिस्तान से ही आए थे, सब दिसंबर 2013 के पहले ही आ गए थे, 13 में ही आ गए थे, 14 भी नहीं 13 में ही आ गए थे। ठीक है। और गृह मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली के निदेशक जनगणना संचालन की अध्यक्षता वाली दिल्ली की अधिकार प्राप्त समिति ने उचित जांच के बाद 14 आवेदकों को नागरिकता का फैसला किया है। यानी जो सीएए चल रहा था उसके तहत 14 लोगों को नागरिकता दे दी गई है और भी बहुत सारे यानी 300 के आसपास लोगों को यह देने की बात है। अब इनको वो कहते हैं कि ना भारत की जो शपथ उपत दिला के अब ये भारत के नागरिक हो गए हैं। जरा समझते हैं नागरिकता संशोधन नियम 2024 जिसके तहत ये दिया गया है, व्यवस्था की गई है। देखिए, दिया गया है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के लिए, उसको प्रभावी बनाने के लिए एक नियम बना था कि किस तरह से इसको लागू किया गया है, उसी नियम के तहत इन्हें दिया गया है। यह नियम प्रभावी बनाया गया था, लागू किया था 11 मार्च 2024 को। एक्ट बना था दिसंबर 2019 में। उसके लगभग 4 साल बाद ही 4 साल बाद ही नागरिकता को इसको अधिसूचित किया गया था। इसमें कहा गया था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 तक से पहले भारत में प्रवेश किया था, अब इन देशों का वैध पासपोर्ट या भारत में वैध वीजा दिखाए बिना भी भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कुछ छूट दी गई थी कि उनके पास अगर पासपोर्ट नहीं भी है, वैध वीजा नहीं भी है, किसी भी तरीके से अगर वो भारत में आ गए हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी, बशर्ते वो इन 3 देशों में हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। और ये कुछ 1 2 3 4 5 6 तरह के जो है वो हों। यानी कहा देखा जाए तो इन देशों के जो भी गैर मुस्लिम लोग हैं, समुदाय हैं, धार्मिक समुदाय, वो दिसंबर 2014 के पहले जो भारत में आ गए हैं उन सबको नागरिकता देने में, नागरिकता के प्रावधानों में ढील दी गई है। इसमें कहा गया है कि कोई भी दस्तावेज आवेदक के पास, जैसे माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, कुछ भी हो जो बता सके कि वो कहाँ के हैं, कि इन देशों में से हैं, बस ये बताना है। और यहाँ पे आके रह रहे हैं, ये अगर स्थानीय व्यक्ति भी ये बता देगा, स्थानीय निकाय और यहाँ तक कि कुछ धार्मिक संगठन भी, कि हाँ भाई ये हमसे जुड़े हैं, ये हमें वहाँ से आए हैं, किस देश के हैं। इसके लिए अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो ये इसमें से कोई भी आप दिखा दीजिएगा कि आप वहाँ के हैं। और अगर आपके पास ये वीज़ा नहीं है, कोई बात नहीं, आप जहाँ रह रहे हैं आस पड़ोस का अगर कोई भी जो स्थानीय निकाय है या और भी संस्थाएं हैं, अगर वो बता देते हैं कि हाँ यहाँ रह रहे हैं, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। किसके लेकर? सीएए के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने को लेकर। और इसके तहत देखा जाए तो 3 देशों के इन समुदायों को, सदस्यों को भारत में नागरिकता देने की प्रक्रिया आसान कर दी गई है। क्या किया गया था, क्यों? देखिए, एक्ट में क्या था कि दिसंबर 2019 में ये एक्ट लाया गया था और इसके तहत ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। ये क्या करता है कि नागरिकता देने का प्रावधान शामिल करने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में एक संशोधन पारित करता है। अभी तक भी इसके तहत भी नागरिकता दी जाती है। नेचुरलाइजेशन प्रोसेस होता है कि किसी भी व्यक्ति को
12 साल से ज़्यादा यहाँ रहना हो, अब इसमें ये कम करके 6 साल कर दिया है। भाई दिसंबर 2014 तो वैसे भी 6 साल से पहले का ही जो है वो हो गया, यानी 12 साल वेट भी करने की ज़रूरत नहीं है, पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है, वैध वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं है। इसके कारण क्या होगा कि चीज़ें आसान हो गई, ठीक है। लेकिन जो पहले से चला आ रहा है प्रोसेस सीए के तहत, नागरिकता संशोधन नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, वो जिस तरीके से दिया जाता था, अब जैसे कि ये लाया गया है 3 देशों के, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम समुदाय को लेकर। क्यों लाया गया है वो देख लीजिए। क्या कहता है कि ऐसे लोग, सीए का उद्देश्य वहां पे जो धार्मिक उत्पीड़न के शिकार लोग हैं उनको यहां पे शरण देने की व्यवस्था है, ठीक। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई वहां मुस्लिम अगर उत्पीड़ित है तो सरकार का तर्क है कि मुस्लिम वहां पे धार्मिक रूप से उत्पीड़ित नहीं हो सकते क्योंकि वो मुस्लिम बहुल्य देश हैं, ठीक है। ऐसे में जो उत्पीड़ित हो सकते हैं लेकिन उनको जो सिटीजनशिप देने की नॉर्मल प्रक्रिया है उसके तहत दिया जाएगा। ये विशेष परिस्थितियों के लिए एक विंडो खोला गया है और ये भी कहा गया है कि हमारी ऐतिहासिक जो है बाध्यता है या हमारा दायित्व है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि आप लोग वहां भले जा रहे हैं लेकिन भारत आपसे कभी अलग नहीं होगा। कभी भी आपको लगता है कि आप अपना वहां पे आप सही खुश नहीं हैं तो भारत बाहें फैला के आपका स्वागत करता है। तो बाहें फैलाया है, भारत स्वागत कर रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं। हाँ, इसमें कुछ बात है कि कुछ राज्य हैं जैसे असम है, मेघालय है, मिजोरम, त्रिपुरा है, उनके जो आदिवासी क्षेत्र है यानी जहाँ पे आप कह सकते हो कि आदिवासी रहते हैं, उनमें उन जगहों पे जहाँ इनर लाइन परमिट है, यानी पहले से व्यवस्था है कि आप परमिट लेके जाएंगे, हम भारत के लोगों के लिए भी है उन क्षेत्रों में। और जहाँ पे 6वीं अनुसूची है यानी जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल है या रीजनल ऑटोनोमस काउंसिल है यानी जिला स्वायत्त परिषद है जनजातियों के लिए या रीजनल क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद है, उन क्षेत्रों में ये वहाँ पे रहने वाले लोगों को वहाँ की नागरिकता नहीं देगी। उनसे बाहर के जो भी लोग हैं जो इन 3 देशों से आए हैं, उन 6 समुदायों से हैं और दिसंबर 2014 के पहले हैं, उन्हें भारत की नागरिकता देने में कुछ विशेष सहूलियत दी गई है। किसके लिए नहीं है? देखिए, इसमें जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो वहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो इसमें शामिल नहीं, उन देशों के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन 3 देशों के, वो इसमें से शामिल नहीं हैं। और देखिए सरकार क्यों कहती है कि भाई शामिल नहीं है, तो सरकार का तर्क है कि देखिए चूंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम बहुमत वाले इस्लामी गणराज्य हैं, इसलिए वहां मुसलमानों का उत्पीड़न अल्पसंख्यक नहीं माना, मतलब मुसलमानों को अल्पसंख्यक उत्पीड़ित नहीं माना जा सकता है, इसलिए उनको इस स्पेशल वाले एक्ट से बाहर रखा गया है। उत्पीड़ित हो सकते हैं, उनके लिए जो नॉर्मल प्रक्रिया है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत, उसके तहत दिया जाएगा। और सरकार आवस्थ देखिए कर रही है कि अन्य समुदायों के आवेदनों की समीक्षा मामले दर मामले के आधार पर किया जाएगा। ये चीज़ें सरकार आश्वस्त कर रही है कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई और उत्पीड़ित हो सकता है, उसको हम नागरिकता देंगे लेकिन जो हमारा प्रक्रिया है उसी के आधार पे देंगे। सीओ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। किन आधारों पे चुनौती दी गई है? देखिए, हम यहाँ देखते हैं कि कौन से, जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो किस आधार पर दी जाएगी। अब किसी कोई मौलिक अधिकार अलग हो रहा होगा, बेसिक स्ट्रक्चर अलग हो रहा होगा, कोई किसी कानून को उल्लंघन कर रहा होगा, इन्हीं सब पहलू पर दिया गया है। तो देखते हैं क्या क्या कहा गया है। सबसे पहले कहा गया है कि ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, संविधान का अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, जो कहता है कि राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समझ, समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसमें जाति, धर्म, लिंग, स्थान, जन्म स्थान वो किसी के लिए है, उसके आधार पर यह नहीं करेगा। ऐसे में धर्म को एक योग्यता या फिल्टर के रूप में उपयोग करना समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। तो ये पहला जो है जिसके आधार पर कोर्ट में मामला गया है। दूसरा है, इनके तर्क दिया गया कि सीए के साथ असम में अवैध प्रवासियों की पहचान करने के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रार या एनआरसी लागू है। उसमें से होगा क्या कि इनका कहना है कि सीए के तहत असम में जो गैर मुस्लिम आए हैं उनको तो नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन अगर मुस्लिम हैं और किसी कारणवश वो अपनी नागरिकता नहीं प्रमाणित कर पाते हैं तो उन्हें बाहर भेज दिया जाएगा। ऐसा आरोप दूसरा लगाया गया है। तो ये प्रक्रियागत लगाया गया है, ये संवैधानिक लगाया गया है मौलिक अधिकार का, ये प्रक्रियागत लगाया गया है। और एक मुद्दा है, वो जड़ा बड़ा मुद्दा है, वो ये है कि नागरिकता की पात्रता के लिए धर्म का आधार बनाना, वह धर्म, वह देश जो कि
धर्मनिरपेक्ष, या कह सकते हो आप और सही शब्द करें तो पंथ निरपेक्ष देश है। पंथ निरपेक्ष देश अगर किसी देश के लोगों को नागरिकता के लिए धर्म का क्राइटेरिया, भले ही सभी उसमें ज़्यादातर धर्म के लोग हों, लेकिन किसी धर्म को आधार बनाना हमारे लिए धर्म, हमारा जो पंथ निरपेक्षता है उसका करेक्टर उसके अगेंस्ट है, और पंथ निरपेक्षता हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। लेकिन जरा सा संविधान का जो सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले आर्टिकल 14 के प्रति जो व्याख्या की है उसको जरा समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब भी 14 को आप चैलेंज करेंगे, यानी समानता के अधिकार को आप चैलेंज करने की बात करेंगे, तो हम भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन वो भेदभाव समझदार अंतर पे हो, यानी ऐसा हो जो कि लगे हाँ ठीक ठाक रिजनेबल है। और दूसरा, वह जो अंतर किया गया है वह जो अधिनियम के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं उसके साथ सही ढंग से मिला हो, यानी रिजनेबल हो, तर्कों पर आधारित हो, तथ्य मतलब एक सही तरीके से युक्तियुक्त हो, और वह उस उद्देश्य एक्ट जिस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहती है उसके साथ वो जरूरी हो। तो इसके आधार पे अब हम क्यों फैसला करें, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम आगे मिलते हैं। इससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं आपको हमारे वेबसाइट पे बाजीराव रेड्डी IAS के वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, और हमारे साथ जो PDF हम इसके साथ वीडियो के साथ भेजते हैं वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। और बाकी अगर कोई भी प्रश्न हो, कोई भी चीज़ें हो, तो आप उसको पूछ सकते हैं। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। कोई और भी अगर टॉपिक आपको डिस्कस करना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।